हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का नया वीडियो जिसका नाम है चैप्टर का कॉस्ट। आज हम लोग कॉस्ट शुरू करने वाले हैं। क्या नाम है चैप्टर का? कॉस्ट। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कॉस्ट क्या होती है। आप लोगों से जानते हैं कॉस्ट क्या होती है। आप बताओ कॉस्ट क्या होती है। यार किसी पर्टिकुलर गुड की वैल्यू, किसी पर्टिकुलर गुड की वैल्यू वो कॉस्ट होती है। ये मार्कर की वैल्यू 20 रुपए है, क्या ये इसकी कॉस्ट है? यस सर। इसकी कॉस्ट है। फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट का मतलब होता है ये मार्कर बना कितने का, दुकानदार को पड़ा कितने का, या मैन्युफैक्चरर को पड़ा कितने का बन करके। सर ये मैन्युफैक्चरर को बन करके तैयार हो गया 10 रुपए का, मार्केट में उसने उसको आगे 15 का बेचा और आप तक पहुंचते पहुंचते वो कितने का हो गया? 20 का हो गया। जो भी माल बनने की लागत होती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? कॉस्ट। अब इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ बनने के लिए, इसके अंदर जितने भी खर्चे किए गए खर्चे किए हुए गए होंगे वो सारी सारी क्या कहलाएंगे? हमारी कॉस्ट। अब इसको बनने में क्या क्या लगा होगा? सर इंक लगी होगी, प्लास्टिक लगा हुआ, निब लगी होगी, लेबर लगी होगी, मशीनरी यूजेज हुई है, पावर लगा है, फ्यूल लगा है, इलेक्ट्रिसिटी लगी है, ये सारी चीजें लगी है ना। तो जितना भी खर्चा हुआ है एक मार्कर बनने पर वो उसकी क्या कहलाएगा? कॉस्ट। यहां पर लिखा है पड़ा है कॉस्ट इज द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ कॉस्ट। जितनी भी टोटल कॉस्ट लगी है, अब यहां पर उस कॉस्ट को दो कॉस्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी मैन्युफैक्चरर इस मार्कर को बनाएगा उसके अंदर दो तरह की कॉस्ट जुड़ी होती है, एक एक्सप्लिसिट, दूसरी इम्प्लिसिट। अब चलिए एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या होता है? लागत तो लागत होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो भी खर्चा हम पेमेंट के फॉर्म में बाहर पे कर रहे हैं। आप मुझे बताओ पेमेंट के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में आप बाहर क्या क्या पे करोगे? आप लेबर को वेजेस दोगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करोगे, सैलरीज दोगे और कई सारे खर्चे और होंगे जो कि आप कैश के फॉर्म में बाहर दोगे, आउटसाइडर्स को दोगे, अपने एम्प्लॉइज को दोगे या लैंडलॉर्ड को दोगे, करोगे ना सारा का सारा। वो सारे खर्चे क्या रहते हैं? आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब आती है आपकी बात इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर मैन्युफैक्चरर जब अपनी कॉस्टिंग निकालते हैं तो इस कॉस्ट को डालना भूल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरी खुद की जमीन है और मैं मार्कर बना रहा हूं, मैंने यहां पर रेंट आउटसाइडर को तो पे नहीं किया ना, तो लेकिन जो मेरी फैक्ट्री का जो लैंड है, मैं वहां पर काम कर रहा हूं ना, क्या वहां पर लैंड का रेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर उस लैंड पर मैं ना काम कर रहा होता तब कोई काम करके मुझे रेंट पे कर रहा होता, नहीं कर रहा होता। समझ रहे हो बात को? तो इसी तरह से एक फिक्टिशियस वैल्यू बनाता हूं कि भाई ये मैं हूं और मैंने क्या करा? रेंट पे करा और वो घूम करके मेरे पास ही आ गया। क्या करा मैंने? रेंट पे किया। वो अलग बात है, मैं उस जमीन का मालिक हूं और वो रेंट घूम करके किसके पास में आ गया? मेरे पास में ही आ गया। ठीक है। और दूसरा, अगर मेरा बिजनेस होता, अगर मेरा ये जो बिजनेस है उसके ऊपर मैं लोन लेता तो मुझे क्या पे करना पड़ता? इंटरेस्ट। अगर तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता तो वो किस में आता? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। मुझे बाहर देना पड़ता ना वो इंटरेस्ट, बोलो ना, मुझे बाहर खर्चे के रूप में देना पड़ता ना वो इंटरेस्ट। लेकिन यहां पर जब मैंने वो पैसा लोन पर नहीं लिया, मैंने अपना पैसा लगाया, अपनी कैपिटल लगाई, उसका जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है ना, अगर मैं वो बिजनेस में पैसा ना लगाता तो मैं वो बैंक में रखता ना पैसा, बोलो यस और नो। वो पैसा मैं बैंक में रखता ना और बैंक से मुझे क्या मिलता? इंटरेस्ट। तो अभी तो नहीं मिल रहा ना, तो मैं यहां पर कर रहा हूं कि भाई जो मैंने खुद की कैपिटल लगाई है उस पर भी कंपनी या फर्म उसका जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो कॉस्ट के अंदर जोड़ेगी। एक तो क्या जोड़ेगी? सर इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, मेरी कैपिटल पर जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है मैं वो जोड़ूंगा कॉस्ट के अंदर। जब ये पेन बनाऊंगा तो कॉस्टिंग के अंदर जरूर जोड़ूंगा। दूसरा, रेंट ऑफ ऑनर्स ऑन लैंड, जो मेरा जमीन का जो रेंट जनरेट हो रहा है 10,000, 20,000, 50,000, मैं वो भी कॉस्ट के अंदर जोड़ूंगा। क्यों? अगर मेरा लैंड ना होता तो मैं वो लैंड कहीं और से लेके रेंट पर काम करता कि नहीं करता, तो मैं वो जोड़ूंगा। सैलरी फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, एज ए एंटरप्रेन्योर मैं क्या कर रहा हूं? काम कर रहा हूं ना, तो मेरी सैलरी जनरेट हो रही है ना। वो तो अलग बात है कि मैं आउटसाइडर के फॉर्म में बाहर पे नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद को तो पे करूंगा ना, मैं फॉर्म के तो खर्चे में डालूंगा ना अपनी सैलरी, तो यहां पर आ जाएगी। फिर कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिसको हम लोग इम्प्लिसिट मानते हैं। यहां तक बात समझ में? इसको हम लोग इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड कॉस्ट इसका दूसरा नाम है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी लेते हैं जो हम आउटसाइडर्स को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, और साथ में हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी लेते हैं जो कि हमने बाहर पे नहीं करी है।
जो कि हमारी खुद की जनरेट हो रही है, लेकिन हमें वो कॉस्ट को जोड़ना पड़ता है। क्लियर है यहां तक बात? अब आती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस। ये बहुत इजी है, अभी जो बताया सारा का सारा वही है। इट इज द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। जितने भी हमने लैंड पर काम किया, लेबर से काम कराया, या कैपिटल हमने किसी से ले ली, उस पर सारे सारा हमें पेमेंट करनी पड़ती है। लैंड वाले को रेंट देना पड़ेगा, लेबर वाले को वेजेस देनी पड़ेगी, कैपिटल वाले को हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर है, मैं खुद काम कर रहा हूं, मेरे सप्लाई फैक्टर्स है, मेरी लैंड है, मेरा ही पैसा है, तो मैं खुद को दूंगा पैसा, आउटसाइडर फॉर्म में, बाहर में नहीं दूंगा। मनी पेमेंट क्या होती है? इसमें एक्चुअल मनी पेमेंट बाइंग होती है, जब मैं बाइंग करता हूँ और हायरिंग करता हूँ इनपुट्स की, उसको हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पर सारी की सारी इम्प्यूटेड वैल्यूज होती है फर्म की। देयर इज नो मनी इन्वॉल्वमेंट, मैं किसी को मनी बाहर में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो कॉस्ट का पार्ट बन रहा है। थर्ड, पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट एंड देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस जो कि मैं बाहर पे करता हूँ। क्लियर है? अच्छा, तो उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मेरा इंटरेस्ट है, रेंट ऑफ ओन लैंड एटसेट्रा, वो सारा सारा मेरा खर्चा है जो कि पेमेंट नहीं करता हूँ आउटसाइडर से, लेकिन फिर भी मैं इसको अपनी कॉस्ट के अंदर जोड़ता हूँ। क्लियर है यहां तक? बहुत इजी है। अब आ जाओ, नेक्स्ट आता है कॉस्ट फंक्शन। देखो मैंने फिर बताया लास्ट क्लास में, इससे पहले बताया कि जब भी वो किसी का फंक्शन की बात करेगा तो हमेशा वहां पर वो क्या दिखाएगा? रिलेशनशिप। इसलिए इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट कितनी लगी और उससे आउटपुट कितना निकला, उसका रिलेशनशिप जब वो शो करेगा तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। ये इक्वेशन लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। C is equals to F ब्रैकेट में Q। C stands for cost of the production, F for functional relationship और Q means quantity supplied। जितनी जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी उतनी उतनी कॉस्ट भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या होती है भाई साहब? जीवन में कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो अब मेरे पास में बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आपके पास में बहुत सारे एग्जांपल होंगे। मेरे पास एक लैंड है, वहां पर या तो मैं राइस उगा सकता हूं या तो मैं वीट उगा सकता हूं। राइस उगाऊंगा 50 केजी और वीट उगाऊंगा 40 केजी। तो आपने फैसला लिया, ये लालची आदमी कहता है कि चावल महंगा भी बिकता है, तो ऐसे करता हूं मैं चावल उगाता हूं। क्या उगाता हूं? ये चावल उगाता है 50 किलो। कितने उगाता है? 50 किलो चावल। उसके बदले में जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, क्या उगा सकता था उसके बदले में? सर ये 40 केजी वीट उगा सकता था, लेकिन इसने क्या करा? 50 किलो राइस उगाया, 40 किलो इसने वीट नहीं उगाया। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, कि जो बहुत कुछ बड़ा पाने के चक्कर में जो उसने नेक्स्ट बेस्ट खोया ना, वही कहलाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां तक बात समझ में? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। मान लो ये जॉब के लिए जा रहा है कहीं पर भी, कहीं पर इसको पूछ रहे हैं, कह रहे कि भैया तेरे को 5,000 रुपये महीना दे देंगे। अभी भी 12th पास करके निकला और क्या ही काम करेगा। एक जगह कहते हैं 5,000 महीना दे देंगे, एक कहते हैं 15,000 महीना दे देंगे, एक कहते हैं कि भाई साहब को 20,000 महीना दे देंगे। कहां पर जॉब करना पसंद करोगे बिना काम के? कहां बिना काम के मतलब कि 20,000 रुपये मिलेंगे ना, भी नए फ्रेशर्स हो, अभी उतना अच्छा काम नहीं कर पाओगे। कहां पर जाना पसंद करोगे? जहां पर आपको 20,000 मिलेंगे। और 20,000 के चक्कर में आपने कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ा? 15,000। बोलो कौन सा? 15,000 रुपये वाला। क्लियर है यहां तक ये बात? सर जो नेक्स्ट बेस्ट छोड़ा ना, आप बोलो सर वो 5,000 वाली जो जॉब मैंने वो भी छोड़ी। सर नेक्स्ट बेस्ट कौन सा छोड़ा? बेस्ट मैंने 15,000 रुपये वाली छोड़ी। इसी तरह से मैंने राइस जो उगाए थे उसके बदले में क्या छोड़ा था? सर उसके बदले मैंने वीट छोड़ा था। तो जो वीट हुआ वो मेरी क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां तक बात समझ में आती है। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन में, उसमें हमने सारा शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ा था ना हमने। लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। शॉर्ट रन कॉस्ट में मैंने क्या पढ़ा था? वहां पर दो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर। हम यहां पर फैक्टर्स की जगह वर्ड यूज करेंगे कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो ठीक है, अब आता है यहां पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। एक फर्म में, एक बिजनेस में जब भी प्रोडक्शन होती है वहां पर दो तरह की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की हमने बात कर ली। अब यहां पर कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है भाई साहब? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, अगर आपने फैक्ट्री लगाई, आप उस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस फैक्ट्री का रेंट तो जाएगा ही जाएगा। उस फैक्ट्री की अगर आपने इंश्योरेंस करवाई है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसका आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या करना पड़ेगा? भरना ही पड़ेगा। आपने लोन लिया उस फैक्ट्री को चलाने के लिए,
आप काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सर ये सारे वो खर्चे होते हैं, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो भाई, वो देनी ही पड़ेगी। परमानेंट स्टाफ है, उसकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी। स्टाफ दो तरह का होगा, एक परमानेंट, एक रेगुलर हो गया, एक कैजुअल हो गया। कैजुअल लेबर कौन सी होती है, आएगी दिहाड़ी देंगे, नहीं आएगी दिहाड़ी नहीं देंगे हम यहाँ पर। इसी तरह से फिक्स कॉस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया कि सर आउटपुट के चेंज होने से ना फिक्स कॉस्ट पर कोई चेंज नहीं आएगा। उस फैक्ट्री के अंदर आप चाहे 10 यूनिट बना रहे हो चाहे 20 यूनिट बना रहे हो, तो सर उसकी लागत में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोचिंग चला रहा हूँ, यहाँ पर 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे रेंट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चाहे एक बच्चा पढ़े, 100 बच्चे पढ़े, चाहे 0 बच्चे पढ़े, मुझे रेंट उतना ही देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, जिसका आउटपुट से कोई लेने देना नहीं है। इसलिए जब मैं इसका शेड्यूल की बात करूंगा, आउटपुट 0 1 2 3 बढ़ता जा रहा है, लेकिन हियर द फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो इसका एक खास बात यह है कि 0 लेवल पर भी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है, पॉजिटिव। क्या रहती है, पॉजिटिव। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, यहां पर बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी ग्राफ दिया हुआ है भाई साहब। हेलो, यहां देखो भाई साहब। अब जब मैंने देखा कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 10, आउटपुट बढ़ रहा है सर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5। जब मैंने सब पॉइंट्स को जोड़ा तब जाके मेरी क्या आई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ तैयार हो गया। यहाँ पर इन सबको जोड़ दिया मैंने यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक ये बात? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आई, इसमें कुछ भी ज्यादा भारी काम नहीं है। अब आ जाओ, नेक्स्ट आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लेवल ऑफ आउटपुट। सर जैसे जैसे आप अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करेंगे, जब मैं ये मार्कर बनाऊंगा तो इसके अंदर रॉ मटेरियल भी लगेगा, और क्या लगेगी, लेबर भी लगेगी, पावर लगेगा, फ्यूल लगेगा, सारा खर्चा लगेगा ना। सर जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा उतना ज्यादा क्या होगा, सर खर्चा लगता चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स लाइक रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पावर, फ्यूल, विच चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट बढ़ेगा तो हमें ये भी बढ़ानी पड़ेगी ना। फिर आता है इट मींस वेरिएबल कॉस्ट राइज विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड फॉल विद डिक्रीज इन द आउटपुट। आउटपुट बढ़ाने से बढ़ेगी और आउटपुट घटाने से क्या होगी, ये घटेगी, है ना। फिक्स कॉस्ट में क्या था, उसका कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। उसके बाद ये कहता है सच कॉस्ट आर इनकर्ड टिल देयर इज प्रोडक्शन एंड बिकेम 0 लेवल ऑफ आउटपुट। जब तक बढ़ती रही, जब तक प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन 0 लेवल पर क्या रहेगी, 0। आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो तो प्लास्टिक की कॉस्ट आएगी क्या आपकी, सर बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये प्रोडक्शन टीवीसी, यहां पर टीवीएस लिख दिया, ये कोई स्कूटी का थोड़ा है, टीवीसी, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां पर मैं सब टीवीएस के जुपिटर के बारे में बताना चालू करता था, शुक्र है वो देख लिया मैंने वहां पर। अब यहां पर क्या आता है, टीवीसी। आप एक चीज देख रहे होंगे कि टीवीसी का जो शेप है वो बढ़ रहा है, सर वो अपवर्ड स्लोपिंग है। क्या है, यहां पर देखो, टीवी के जो स्लोप है वो कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग। अगर मैं आपको पूछूं इसकी शेप कैसी है, इनवर्स एस। क्या बोलेंगे इसको, इनवर्स एस शेप्ड। अब बड़े ध्यान सुनना, 0 से 6 क्या चेंज आया, 0 से 6, फिर 6 के बाद 10 है, एक्चुअल में 0 नहीं है, 10 है। 6 के बाद कितना चेंज आया, 10 का, 10, 6 से कितना हो गया 10, चेंज कितना आया 4 का। जब मैं एक का आउटपुट निकाला तो कॉस्ट कितनी आई 6, जब दूसरा आउटपुट निकाला तो कॉस्ट कितनी आई टोटल में 10। यहां देखो, जब तीसरा आउटपुट निकला है तो कॉस्ट कितनी आई मेरी 15, चेंज कितना है 5 का, फिर चेंज कितना है 10 का, फिर चेंज कितना है फिर 10 का। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि कॉस्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी टीवीसी तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन जब वो स्टार्टिंग में बढ़ रहा था तो वो कैसे बढ़ रहा था, धीरे धीरे। कैसे बढ़ रहा था, देखो 6 और 4, पहले वो 6 से बढ़ा फिर 4 से बढ़ा, पहले उसकी स्पीड क्या रही, स्मूथ, पहले वो धीरे धीरे बढ़ा, फिर टीवीसी बढ़ा तेजी से, 5 के बाद में 10 से चेंज आया, फिर 10 से चेंज आया। ऐसा क्यों हो रहा है सर, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे तो पर यूनिट की कॉस्ट घटनी चाहिए ना, मार्जिनल कॉस्ट घटनी चाहिए ना। लेकिन अगर हम लोग यहां पर देखें जो इसकी मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 6 4 5 10 और 10, ये इसकी मार्जिनल कॉस्ट है। अब बड़े ध्यान सुनेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर जो टीवीसी था, टीवीसी तो हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना। पहले कैसे बढ़ रहा था, डिक्रीजिंग रेट से। किससे बढ़ रहा था, डिक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट से। अब ये सर डिक्रीजिंग रेट क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, ध्यान सुनना। जब हम स्टार्टिंग में प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी लेबर फ्रेश होती है,
मशीनरी स्मूथ होती है, और जब हमारे पास में कम लेबर और मशीनरी स्मूथ चलती है तो बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, बेटर कम्युनिकेशन होता है, और एफिशिएंसी भी क्या होती है, बनी रहती है। जब कम लेबर काम कर रहे हैं, हमारा फिक्स फैक्टर क्या है, मशीनरी, उस पर कम काम कर रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी क्या रहेगी, ज्यादा, जिससे हमारी कॉस्ट क्या आएगी, कम। क्लियर है? जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपको नंबर ऑफ लेबर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, आपकी मशीन भी ओवर क्राउडेड हो जाएगी, बेटर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, एफिशिएंसी गिरने लगेगी। एक मशीन पर जब ओवरलोड होना शुरू होता है, बार बार लोग चेंज हो रहे हैं, आ रहे जा रहे, एफिशिएंसी क्या होगी, गिरना शुरू हो जाएगी, जिससे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपने ये लिखना है, टीवीसी इंक्रीजेस फर्स्ट एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजिंग रेट। तो अगर ये पूछा जाए कि टीवीसी का रेट क्या है, सर बोलेंगे डीआई। क्या बोल रहे हैं यहां पर, डीआई, द रेट ऑफ टीवीसी। ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रहा हूं कि टीवीसी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट देन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। भाई साहब यहां तक समझ में आ रही है? हेलो, क्लियरली समझ में आ रहा है ना? तो ये था हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी समझाया था, टीवीसी की शेप कैसी है, इनवर्सली एज इट इज इनिशियली इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड लेटर इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है? तो टीवीसी इनिशियली कैसे राइज करता है, यहां पर देखो भाई साहब, हेलो, यहां पर लेक्चर में आग लगी हुई है, तुम पानी से खेल रहे हो। अब यहां देखो, इनिशियली टीवीसी राइज कर रहा है, वही का वही लिखा हुआ है उसके अंदर में। ठीक है? क्योंकि उसके बाद उसकी एफिशिएंसी स्टार्टिंग में इंक्रीज रहती है और फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, इसके वजह सारा का सारा काम होता है। सो देयरफॉर टीवीसी राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट बिकॉज ऑफ फॉल इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्योंकि हमारे पास में फिक्स फैक्टर इसकी क्या है, लिमिटेशन। मैंने बताया मशीनरी जब ओवर क्राउडेड हो जाएगी तो वहां पर कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट हमारी तेजी से बढ़ेगी। यहां पर बढ़ेगी तो है ही, तेजी से बढ़ेगी, पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी, फिर तेजी से बढ़ेगी। ये बहुत प्यारा डिफरेंस दिया हुआ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल फिक्स कॉस्ट का। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद अब देखो, ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है इसको। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है लेवल ऑफ आउटपुट से डायरेक्टली वेरी करता है, आउटपुट बढ़ेगा और घटेगा तो टीवीसी बढ़ेगी और घटेगी। लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट का डायरेक्टली कोई भी लेना देना आउटपुट से नहीं है। इट कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन, फिर से वही वाली बात है, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, चेंज हो रही है शॉर्ट रन में, लेकिन फिक्स कॉस्ट विल नेवर बी चेंज इन शॉर्ट रन। ये जीरो हो जाएगी जब प्रोडक्शन नहीं होगी, ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। कहता भाई मुझे कोई प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहूंगी। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें लैंड, लेबर, ऑन्टरप्रेन्योर सारा का सारा आ जाता है, लेकिन इसके अंदर सारा का सारा रॉ मटेरियल आ जाता है, इसके अंदर कैजुअल लेबर आ जाती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट में क्या आता है कि जो भी रेंट जा रहा है, बिल्डिंग का रेंट जा रहा है, इंश्योरेंस का प्रीमियम जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन जा रहा है, वो सारा का सारा। शेप की हम लोग बात करें, शेप कैसी होती है, इनवर्स एस शेप होती है। वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली इंक्रीज होता है, ये सारा का सारा वही डेफिनेशन लिखा था। टीएफसी की खास बात ये है कि जब आपने उसका ग्राफ पढ़ा था तो ये कैसी लाइन बना रहा था, हॉरिजॉन्टल। कैसी बना रहा था, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां तक समझ में आई? ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये दोनों के क्या दिए हुए हैं एग्जांपल, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे बाकी जितना भी पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।